अस्सलाम वालेकुम। जी आवाज आ रही मेरी? जी सर, हेलो। आपकी आवाज आ रही है सर जी आपकी। सर, आ रही है आवाज सर। जी, तो फर्टिलाइजर के हवाले से हम बात कर रहे थे। तो लास्ट वन यही था कि यील्ड डिफरेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है पोटेंशियल यील्ड और एवरेज नेशनल यील्ड में। तो उसकी एक मेन रीज़न यही है कि फर्टिलाइज़र यूज़ जो है वो हमारा कम है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो जो है फर्टिलाइज़र का जो एक रोल है प्लांट में, फंक्शंस हैं, उसको थोड़ा सा एलेबोरेट करने की कोशिश की गई है। तो फर्टिलाइज़र में जो उसकी मैनेजमेंट है उसमें उसकी एप्लीकेशन मेथड जो है जो कन्वेंशनल हमारे मेथड थे कि जैसे अब वीट में ही आप देख लें तो ब्रॉडकास्ट करते हैं फर्टिलाइज़र नॉर्मल, तो उसमें वेस्टेज काफ़ी है। और जब वेस्टेज होगी तो डेफिनेटली वो पोल्यूशन भी क्रिएट करती है। आपकी जो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स हैं वो वोलेटिलाइजेशन भी होती है, उसमें लीचिंग भी है, तो वो इन्वायरमेंटल इवन वाटर को पोल्यूट करती हैं। तो इसलिए टारगेटेड एप्लीकेशन जो है वो रिक्वायर है ताकि जो लॉसेस हैं वो कम हो और एफिशिएंसी जो है वो बेहतर हो। तो ये डेफिनेटली पॉसिबल है आपकी प्रिसीजन एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजी से, रिमोट सेंसिंग उसमें यूज़ हो सकती है कि आपकी वेरिएबिलिटी डेफिनेटली असेस हो रिमोट सेंसिंग के ज़रिए, और उसी हिसाब से फिर आप सेंसर बेस्ड जो मशीनरी है उसके ज़रिए फर्टिलाइज़र अप्लाई करें। इस तरह से GIS सिस्टम भी इसमें इन्वॉल्व है, GPS सिस्टम इन्वॉल्व है। ये जो स्पेशल एप्लीकेशन है स्पेस की वजह से जो वेरिएशन है सॉइल टू सॉइल, एरिया टू एरिया, तो उसमें GPS और GIS काफ़ी रोल जो है वो हो सकता है।
तो आगे एक हाईटेक जो है टूल दिखाई गए हैं साइट स्पेसिफिक क्रॉप न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के वाले से। इस तरह के जो टूल्स हैं वो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी में यूज़ कर सकते हैं आप, प्रिसीजन एग्रीकल्चर से रेलेवेंट है स्पेशली। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में डेफिनेटली 4R स्ट्रेटेजी है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो उसमें आप लोगों को पता ही होगा डेफिनेटली कि 4 इस तरह से राइट एप्लीकेशन टाइम है, राइट एप्लीकेशन मेथड है, और राइट टाइम जो है, ये 4 चीज़ें जो है वो 4R स्ट्रेटेजी जो है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की उसमें यूज़ होती है। उसकी डोज या रेट भी राइट हो। तो आगे भी इस तरह से इसको शो किया गया है पिक्चर में। नेक्स्ट इम्प्रूव मेथड्स ऑफ फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, उसमें आप लोग वेल अवेयर हैं, एग्रोनॉमिस्ट स्पेशली बैंड प्लेसमेंट है, साइड ड्रेसिंग है, टॉप ड्रेसिंग है, फर्टिगेशन है, फोलियर एप्लीकेशन है, स्टार्टर एप्लीकेशन है और स्प्लिट एप्लीकेशन है। इसमें कोई ऐसी तो नहीं टर्म जो आप लोगों को पता ना हो? क्यों भाई, बैंड प्लेसमेंट का पता है आप लोगों को? व्हाट इज ये सर बैंड जो प्लेसमेंट? ये सर ये जो बैंड प्लेसमेंट बेड्स वगैरह बनाते हैं उसके मुताबिक ही फर्टिलाइजर हम लोग देते हैं। एनीवन एल्स? कोई और बताएगा बैंड प्लेसमेंट का? सर ये सीड के साथ जो साथ अप्लाई करते हैं उसके जहाँ जहाँ इसके लिए सीड और स्पेसिफिक रो टू रो ड्रिल्स होती डिस्टेंस हैं, या स्पेसिफिक ड्रिल्स होती हैं बैंड प्लेसमेंट के लिए, जो सीड और फर्टिलाइजर को एक ऑप्टिमम डिस्टेंस पे और ऑप्टिमम डेप्थ पे जो है वो प्लेस करती हैं। उनका डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ साइड डिस्टेंस और डेप्थ का जो है वेरिएशन, वो दोनों चीज़ों का ख्याल रखते हुए सीड की प्लेसमेंट होती है। बैंड प्लेसमेंट जो है वो इसके लिए स्पेसिफिक ड्रिल जो है वो यूज़ होती है। टॉप ड्रेसिंग आप लोगों को पता है कि सॉरी साइड ड्रेसिंग के साइड से क्रॉप की रो की साइड से जो है उसकी ड्रेसिंग कर दी जाती है। कि टॉप ड्रेसिंग है उस क्रॉप के ऊपर से जो है ना आप ड्रेसिंग करते हैं, मैनुअली ज़्यादातर यूज़ होती है टॉप ड्रेसिंग। जो है फर्टिगेशन जो है वो पानी का सोल्यूशन पानी में बना के न्यूट्रिएंट का आप फिर जो है ना इरिगेशन के साथ नॉर्मली इसको अप्लाई करते हैं। फोलियर एप्लीकेशन ज़्यादातर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में होती है, लेकिन कहीं अगर कोई ज़रूरत है तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स नाइट्रोजन का और स्पेशली पोटाश का भी अब स्प्रे का कंसेप्ट है यूज़ करें। फिर स्टार्टर एप्लीकेशन है। स्टार्टर एप्लीकेशन कई जगहों पे आप लोगों को ट्रेडिशनल कुछ न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है अदर देन रिकमेंडेशन। से फॉर एग्जांपल कॉटन के बाद आपने वीड लगानी है, कॉटन के रेजिड्यूज जो है, स्टिक्स जो है वो आपने रोटावेट की है, तो वहाँ पे आपको एडिशनली नाइट्रोजन जो है वो
अप्लाई करनी पड़ती है, क्योंकि जब आप रोटावेट कर देते हैं कॉटन स्टिक को तो डीकम्पोजिशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। उसमें जो नाइट्रोजन जो है उसकी जो है वो नीड जो है या रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो जाती है, माइक्रोबियल एक्टिविटी चूँकि इन्हांस हो जाती है सॉइल में। तो उसके लिए आपको एडिशनल जो है वो स्टार्टर डोज जो है वो अप्लाई करनी पड़ती है। इस तरह स्प्लिट एप्लीकेशन का आप सब लोगों को पता है कि स्प्लिट्स में स्पेशली नाइट्रोजन की रिकमेंडेशन है कि उसको स्प्लिट्स में करें। अब तो इवन पोटाश की भी और फास्फोरस की भी स्प्लिट एप्लीकेशन की रिकमेंडेशन कुछ एक्सपर्ट्स दे रहे हैं डिफरेंट क्रॉप्स में। तो जितनी स्प्लिट एप्लीकेशन होगी उसमें भी यही होता है कि आपकी जो वेस्टेज है और जो लॉसेस हैं वो कम हो जाते हैं। तो ये सारे मेथड जो है इम्प्रूव मेथड हैं जिससे कि आपकी जो है उसकी यूज एफिशिएंसी एक्चुअली आपने फर्टिलाइजर की बढ़ानी है। तो ये एक आपके सामने पिक्चर भी दी गई है, बैंड प्लेसमेंट को रिफ्लेक्ट कर रही है। तो अगर मैनेजमेंट की बात करें तो फर्टिलाइजर मैनेजमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट तो सॉइल टेस्टिंग है। इस तरह से न्यूट्रिएंट बजटिंग है, सॉइल टेस्टिंग के बाद कि कौन सा न्यूट्रिएंट चाहिए और कितनी मिकदार में चाहिए। फिर हम जब भी बात करते हैं तो इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट ग्राउंड में इसका हमेशा फोकस होता है और होना चाहिए, हमेशा के लिए, हमेशा से होना चाहिए और हमेशा के लिए होना चाहिए कि इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। उसमें लेग्यूमिनस क्रॉप जो है उसको रोटेशन में रखना, क्रॉपिंग पैटर्न में शामिल करना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से कवर क्रॉप्स जो है उसका कंसेप्ट है कि आप जो है जिन एरियाज में आपकी लैंड और सॉरी विंड और वाटर इरोजन इरोजन का प्रॉब्लम है वहाँ पे कवर क्रॉप्स, और कवर क्रॉप्स में भी मोस्टली वो वाली क्रॉप्स हैं जो आपकी सॉइल फर्टिलिटी को बिल्ड करें, इम्प्रूव करें। उसमें कवर क्रॉप्स में भी ज़्यादातर लिग्यूम क्रॉप जो है वो होती है। इस तरह से ग्रीन मैन्योरिंग उसको ज़रूरी है, 2-3 साल में लाजमी आप क्रॉप रोटेशन में ग्रीन मैन्योरिंग लाएं ताकि आप इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट जो है वो कर सकें। फार्म यार्ड मैन्योर जो है ना फार्मर्स हमारे बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे पहले, लेकिन जब से कमर्शियल फर्टिलाइज़र पे शिफ्ट हुए हैं तो अब ऑलमोस्ट जो है ना वो ज़ीरो के करीब चले गए हैं फार्मर्स फार्म यार्ड एप्लीकेशन में। लेकिन जिस तरह से प्राइसेस बढ़ रही हैं और वो बहुत ज़रूरी है कि फार्मर्स को आप लोग गाइड करें, उनको अवेयरनेस दें कि फार्म यार्ड मैन्योर एप्लीकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है उनकी सॉइल्स के लिए, सॉइल की हेल्थ को, स्ट्रक्चर को जो है वो इम्प्रूव करने के लिए। तो उससे ना सिर्फ जो है वो फॉर द टाइम बीइंग क्रॉप्स को न्यूट्रिएंट सप्लाई होते हैं, बल्कि उसकी कैपेबिलिटी जो है, प्रोडक्टिविटी सॉइल की जो है वो इम्प्रूव करता है। इस तरह से क्रॉप रोटेशन डेफिनेटली कि क्रॉप जो है रोटेट करते रहें, और रोटेशन की एक फिलासफी ज़रूर है, तो उसमें ऐसी क्रॉप ज़रूर ऐड करें जो आपकी सॉइल की फर्टिलिटी को जो है इम्प्रूव करें। तो फर्टिलाइज़र के बाद अगर हम बात करें तो एनर्जी या फ्यूल जो है, तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है किसी भी फार्म की, ऑपरेटिंग कॉस्ट है, तो उसमें बहुत सारा जो पोर्शन पोर्शन है या प्रोपोर्शन है वो ट्रैक्टर और जो मशीनरी है उसके ऑपरेशंस पे खर्च हो जाता है। और फ्यूल की कॉस्ट आप लोगों को पता है आजकल तो वैसे ही बहुत ऊपर है, पीक पे है।
इस तरह के सिनेरियो में तो फिर बहुत ज़्यादा जो है वो एडिशनल जो है वो जो बढ़ जाती है कॉस्ट उसकी, और उसको फ्यूल की कॉस्ट को कम करने की बहुत अशद ज़रूरत होती है। तो ये आप तभी कर सकते हैं कि आपके पास जो मशीनरी का यूज़ जो है मोस्ट एफिशिएंट वे में जो है वो करें। तो एफिशिएंट एनर्जी यूटिलाइजेशन में आप क्या क्या कर सकते हैं? टिलेज रिड्यूस करें, टिलेज ऑपरेशन जो है, और आप नो टिल या मिनिमम टिलेज पे शिफ्ट कर सकते हैं। इससे डेफिनेटली आपकी फ्यूल की कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, और एक असेसमेंट के मुताबिक 86% तक फ्यूल कॉस्ट आप रिड्यूस कर सकते हैं अगर आप नो टिल पे चले जाएं या ज़ीरो टिल पे चले जाएं। इस तरह से यूज़ मैन्योर more efficiently as a substitute for fertilizers। तो इसमें भी डेफिनेटली आप जब फर्टिलाइजर की बजाय मैन्योर अप्लाई करेंगे, उससे भी आपकी जो एनर्जी यूटिलाइजेशन जो है वो बेहतर हो जाएगी, क्योंकि आपके फर्टिलाइजर प्रोडक्शन पे भी बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है इन्वॉल्व है। आपको पता है कि जो आपकी यूरिया है या नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है वो किस तरह से गैस की यूटिलाइजेशन उसमें बहुत ज़्यादा है। इस तरह से अवॉइड यूजिंग बिग ट्रैक्टर्स। और कम हो जाती है, फ्यूल कंजप्शन तो ज़्यादा होती है लेकिन काम आप छोटा सा ले रहे हैं। इसलिए जो है ट्रैक्टर को मैच करें आप उसकी पावर रिक्वायरमेंट के साथ, जो उसकी जॉब की पावर रिक्वायरमेंट है उस तरह का ही ट्रैक्टर यूज़ करें। नीचे आपको दिखाया गया है कि किस तरह नो टिल या जीरो टिल आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से सीड एंड पेस्टिसाइड जो है उसमें भी आप वैराइटीज़ अच्छी सेलेक्ट कर सकते हैं जो हाई रिस्पॉन्सिव हों, उनकी एफिशिएंसी बेहतर हो इनपुट के अगेंस्ट। इस तरह से रेजिस्टेंस वाटर स्ट्रेस और पैथोजेंस के अगेंस्ट रेजिस्टेंस हो जिनमें, और डिजीज़ वगैरह के। इस तरह से जेनेटिकली मॉडिफाइड जो जीएमओस हैं वो इस तरह से जैसे कि आपके पास बीटी कॉटन आई तो काफ़ी एक जो है ना वो सिनेरियो चेंज हो गया पेस्टिसाइड का, लेकिन फिर उस पर हर और तरह के प्रॉब्लम, लेकिन उसमें अब जो बोर्ड गार्ड 2, 3 और हर्बिसाइड में भी है और कुछ इंसेक्टिसाइड में भी है जो एक से ज़्यादा इंसेक्ट्स को जो है वो किल करती हैं। प्लस इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट डेफिनेटली उसकी आप एक अपनी एक इम्पोर्टेंस है कि आप डिफरेंट जो मेथड्स हैं पेस्ट मैनेजमेंट के उनको कंबाइन करके इंटीग्रेटेड वे में जो है यूज़ करें, ताकि उनकी एफिशिएंसी जो है वो बेहतर हो सके, और जो है डिपेंडेंसी केमिकल्स पे भी आप कम कर सकें। तो फ्यूचर एग्रीकल्चर का एक खाका दिखाया गया है ऑपरेशंस का। ऑब्जेक्टिव वही है कि किस तरह आप जो है वो एफिशिएंट वे में रिसोर्सेज को जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं। थैंक यू जी।
तो ये आज का लेक्चर था, तो इसमें आप लोगों के क्वेश्चंस। यस सर। सर इसमें आपने बताया था कि हम रोबोटिक सिस्टम की तरफ ऐसा ऐसा कन्वर्ट हो रहे हैं, तो रोबोटिक सिस्टम क्या एनालिसिस करेगा सोइल का? एनालिसिस के लिए तो इतना नहीं यूज़ हो रहा है, रोबोटिक्स ज़्यादा जो है फार्म ऑपरेशंस के लिए यूज़ हो रहे हैं। से फॉर एग्जांपल राइट। सीडिंग है, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन है, यस सर। इस तरह के ऑपरेशंस, हार्वेस्टिंग है, उसके लिए जो है वो रोबोटिक्स का हो रहा है। लेकिन आपकी सैंपल कलेक्शन में और इस तरह की चीज़ों में तो डेफिनेटली हो सकते हैं यस सर, यूटिलाइज। क्योंकि फर्टिलाइजर एप्लीकेशन में तो रोबोटिक अगर हम यूज करते हैं तो उसके लिए सोइल एनालिसिस जरूरी है, फर्टिलाइजर नहीं, या डेफिनेटली इरिगेशन। वो तो देखें, हमारी बात जब स्टार्ट हुई थी प्रिसीजन में, हमने पहले सबसे पहले यही कहा कि वेरिएशन यस। प्रोसेस करना है, असेसिंग द वेरिएशन। यस प्रोसेस सर बिल्कुल। होगी तो फिर आप मैनेज करेंगे, तो ज़्यादातर ये मैनेजमेंट में ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं असेस करने की बजाय। उसमें राइट सैटेलाइट सर। टेक्नोलॉजीज ज़्यादा आपकी यूज़ होती हैं असेसिंग, जो जीपीएस जीआईएस की हमने बात की। यस सर बिल्कुल। जी नवीद, जी। नवीद। जी सर। जी सर जी। हम्म, सर मुझे इसमें था कि जो हम ये ब्रॉडकास्ट वगैरह करते हैं ना, फर्टिलाइजर्स और हैवी इरिगेशन करते हैं, जी जी। इससे हम तकरीबन अपना 80% से ज्यादा फर्टिलाइजर लॉस कर रहे हैं, उसकी एफिशिएंसी इन दो चीजों से, सिर्फ एक ब्रॉडकास्ट से और एक हैवी इरिगेशन से। बिल्कुल सही है, हाँ। तो सही है। और ये रिमोट जो रिपोर्ट है सर, रिपोर्ट से हम सैंपल कलेक्शन कर रहे हैं, और सैंपल कलेक्शन ऑटोमेटिकली उसके साथ इंस्ट्रूमेंट्स अटैच हैं जो उसके रिजल्ट्स भी दे देते हैं, सैंपल कलेक्ट ठीक है, करके उसके रिजल्ट्स भी दे देते हैं, ठीक है, यानी रिपोर्ट के आप साथ ये ही वो कहना चाह रहे हैं कनेक्टेड कि सॉयल एनालिसिस में भी इक्वली हेल्प। इम्पोर्टेंट है ये, हेल्पफुल जी है। सर। जी सर। ठीक है, ठीक हो गया। आपका और कोई क्वेश्चन? हाँ, सैंपल आपकी आवाज़ आपकी आवाज़ डिस्टॉर्टेड है, समझ नहीं आ रही। सर मैंने कहा ये सॉइल का सैंपल कलेक्शन में भी और प्लांट के सैंपल कलेक्शन में भी, दोनों में ये रिपोर्ट यूज हो रहे हैं। ठीक है, यानी आप का कहने का मकसद है कि इसको वेरिएशन असेस करने में भी हेल्पफुल हो सकते हैं या हो रहे हैं हमें रोबोटिक्स। जी सर। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन है आपका? नो सर। उस्मान। नहीं सर, और क्वेश्चन नहीं। चलें, ये फिर हमारा जो प्रिसीजन एग्रीकल्चर का टॉपिक है ये क्लोज हो गया। काफ़ी यस डिटेल सर में बिल्कुल। हमने इसमें चीज़ें डिस्कस की हैं, इसके जी सर बेसिक बिल्कुल। स्टेप्स, प्रिंसिपल्स, इसके प्रोसीजर्स, और फिर जो हमारे मेजर रिसोर्सेज हैं उनको यस सर कैसे हम बिल्कुल। एफिशिएंटली यूटिलाइज कर सकते हैं यस सर बिल्कुल। प्रिसीजन एग्रीकल्चर के साथ। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल तो सर जी। इसको जो है ना आप लोगों ने उस हिसाब से देखना है। असाइनमेंट सिर्फ मुझे 2 लोगों की रिसीव हुई थी, वो मैंने मार्किंग करके अपलोड कर दी। आप ही दोनों मेरा ख्याल है, नहीं, एक उस्मान की और इजाज की। ठीक है, तो उसमें जो प्रॉब्लम था, जो मुझे सर सामने मैंने आया है, आप रात लोगों ने भेज दी थी क्वेश्चन। जी, मैंने सर रात भेज दी थी, लेट हो गया था लेकिन भेज दी थी रात। नहीं वो तो अब अपलोड ही नहीं हो गई होगी, क्योंकि टाइम लाइन थी उसकी 12 हाँ, तक। अपलोड तो हो गई थी सर। लेकिन नहीं, मैं तो कल मार्किंग करके कल भेज दिया ना। एक टाइम था, हाँ। उस टाइम फ्रेम में जो लोग आ गए हैं उनकी मैंने भेज दी मार्किंग करके। मेरा ख्याल है मार्क्स भी अपलोड कर दिए थे मैंने। तो उसमें उस्मान जो इशू है
जो जी मैंने आप लोगों का चेक की असाइनमेंट्स, उसमें आप लोगों ने क्वेश्चन अंडरस्टैंड नहीं किया या पता नहीं क्या वजह थी। क्वेश्चन ये था कि प्रपोज फार्मिंग और क्रॉपिंग सिस्टम, ठीक है। तो यस वो सर क्रॉपिंग का फार्मिंग सिस्टम आप लोगों ने प्रपोज नहीं किए। एग्रीकल्चरल जोन जो पंजाब के रीडिफाइन हुए हैं एफएओ वालों ने मुख्तलिफ जो है एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर किए, वो तो आपने बता दिए, उनके करेक्टरिस्टिक्स भी बता दिए, यस सर लेकिन यस क्रॉपिंग या सर फार्मिंग सिस्टम प्रपोज नहीं किए। ऐसे ही है ना? एक्चुअल यस क्वेश्चन सर तो ये था, वो एक्चुअल क्वेश्चन तो ये था ना कि आप क्रॉपिंग या फार्मिंग सिस्टम प्रपोज करते उनकी करेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए, वहां से देख के उसको लिख यस सर लेना वो तो ये कोई था मतलब बच्चों वाला काम था ना, ठीक है। तो वो आप लोगों ने जो है ना उसको असेस करके तो प्रपोज नहीं किए थे, ठीक है। तो जो यस सर क्वेश्चन को फिर इस तरह अंडरस्टैंड करते पहले हैं हम करना होता दोबारा है, अगर ना उसको अंडरस्टैंड ना कर सकें तो पूछ लेते होते हैं। तो मैंने तो डिटेल में यही कहा था कि जब पहले भी डिस्कस किया था कि आप लोगों ने प्रपोज करनी है फार्मिंग और क्रॉपिंग सिस्टम, सही वो फिर वहाँ पे हम सर जो है आपको ना, दोबारा नहीं अब मैंने तो जमा करवा मार्किंग देंगे करके सर उसको भेज दिया है, लेकिन मैं सिर्फ डिस्कस करना चाह रहा था कि ये डेफिशिएंसी थी आप लोगों की असाइनमेंट जो आप लोगों ने कवर की, सर, ठीक है। आपकी आवाज कट रही है सर जी मैं जस्ट डिस्कस कर रहा था कि ये डेफिशिएंसी थी आप लोगों की असाइनमेंट में, अदरवाइज मार्किंग हो गई यस तो वो सर तो अपलोड हो गई है, ठीक है। लेकिन चलिए थैंक यू सर जी मैं आप लोगों को सिर्फ बताना चाह रहा था कि ये प्रॉब्लम जो है ना वो था, ये डेफिशिएंसी रह गई जो आप लोगों ने उसमें कवर करनी थी और नहीं की। चलो और सर कोई क्वेश्चन इंशाल्लाह है नेक्स्ट किसी का? टाइम ठीक है, ये अदरवाइज यस तो सर फिर ठीक नहीं है सर क्वेश्चन कोई चलो चलो ठीक है, थैंक यू। ओके वेलकम सर अल्लाह हाफिज